नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ आप सबके लिए लेके क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 7। ये हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम बहुत सारे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ऊपर वाले जो भी आप ये देख रहे हो नोट्स, वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आप सबके साथ पार्ट 2 में। अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले इस हेडिंग को समझते हैं कि ये हेडिंग कहना क्या चाहती है। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का अब आप नज़रिया देखने वाले हो ह्यूमनिस्ट के नज़रिए से। इतिहास को किस तरीके से देखा गया। ह्यूमनिस्ट शब्द क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मानवतावाद, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाएगा। अब एक बार पढ़ते हैं क्या चीज़ है। ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस, for they believed that a dark age had set in after the collapse of Roman Empire। कहने का मतलब है कि देखिए, मानवतावाद यानी कि इंसान को इंसान के नज़र से देखना है। अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो पहले क्या होता था, ये जो डार्क एज था, जो क्लर्जी, फ्यूडल लॉर्ड्स, इन सब का जो बोलबाला था, उस समय क्या होता था कि इंसान को इंसानियत की नज़र से नहीं देखा जाता था। इंसान से काम करवाया जाता था। धर्म एक तरीके से डोमिनेट करता था, ठीक है। कौन धर्म को करवाता था, किसके थ्रू? अब फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, क्लर्जी हो गए, चर्च हो गए, इन सब के थ्रू धर्म जो है राज्य करता था, ठीक है। तो पहले ये सब नहीं था। देखो पहले क्या होता था, पहले इंसानियत ही बसती थी इस धरती पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, डार्क एज आया। डार्क एज मतलब जब ये क्लर्जी, बिशप, पोप, ये सब डोमिनेंस करने लग गए, ठीक है। उसके बाद अब ह्यूमनिस्ट जो विचारवादी है ना, जो ह्यूमनिस्ट थॉट रखते हैं, वो सोचने लगे, ह्यूमनिस्ट थॉट डैट ये वापस से ट्रू सिविलाइजेशन, यहाँ पे नाम दिया गया है। ट्रू सिविलाइजेशन का मतलब है कि वो सभ्य समाज जो कि इंसान को इंसान की नज़र से देखता है। ह्यूमनिस्ट अब सोचने लग गए कि हम उस पुराने वाले जो ट्रू सिविलाइजेशन है उसे वापस ला रहे हैं, जो कि कहीं अंधेरे में खो गया था, ठीक है। जो अंधेरे में खो गया था जब डार्क एज शुरू हुआ था। और ये डार्क एज कब शुरू हुआ, उनको ये मानना था कि जब आप रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ था, जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ था, तब से डार्क एज की शुरुआत हुई थी। और अब उन्हें लग रहा था ह्यूमनिस्ट विचार, मतलब मानवतावाद वाले व्यक्तियों को, कि अब वो अपनी ट्रू सिविलाइजेशन को वापस से रिस्टोर कर लेंगे, वापस से पालेंगे। द टर्म मिडिवल पीरियड वॉज यूज फॉर अ मिलीनियम, थाउजेंड्स ईयर्स आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। रोमन एम्पायर कह लो या रोम के पतन के बाद जो टर्म आई मिडल एज, मिडिवल पीरियड, ठीक है, वो हजारों सालों तक इस्तेमाल किया गया, ठीक है। कब? रोमन एम्पायर के पतन के बाद। आगे देख लेते हैं। इन द मिडिवल दे आर्ग्यू द चर्च हैड सच कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैन माइंड्स दैट ऑल द लर्निंग ऑफ द ग्रीक एंड रोमन हैज़ बीन ब्लॉटेड आउट। कहने का मतलब है कि मिडल एज में, वो आपको पता है, मैंने अभी बताया, डार्क एज को ही एक तरीके का मिडल एज कहा जाता है। उसमें क्या होता था, चर्च का पूरा कंट्रोल होता था, किसके ऊपर? इंसानी दिमाग के ऊपर। वो इंसानों को ऐसा ट्रीट करवाते थे, ऐसा बोलते रहते थे कि भगवान ने हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भगवान का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं वो भगवान का कहा हुआ है और हमारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम सीनर्स हो, तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, ठीक है, तुम सीनर्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल था किसके ऊपर? मैन के ऊपर, मैन माइंड के ऊपर। और उन्होंने जो ग्रीक और रोमन जो भी लैंग्वेजेस थे, जो भी लर्निंग होती थी, उसको ख़त्म कर दिया, मिटा दिया है ग्रीक और रोमन। जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ तब मिडिवल एज की शुरुआत हुई थी। द ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी। जो मानवतावाद था उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया, मॉडर्न, आधुनिक। कब इस्तेमाल किया? 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ पीरियड्स दिए गए हैं, पीरियडिफिकेशन दिया गया है। पीरियडिफिकेशन यूजिंग बाय ह्यूमनिस्ट एंड बाय लेटर स्कॉलर्स। कुछ स्कॉलर्स हैं जिनको ये डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवीजन किया गया है पीरियड्स का। क्या? 5th और 14th सेंचुरी के बीच में मिडल एज आता है। 5th और 9th, इन्हीं के बीच का 5th और 9th जो सेशन आता है वो आता है डार्क एज, जब एकदम सब लोग चर्च के अधीन हो गए थे। 9th और 11th सेंचुरी के बीच द अर्ली मिडल एज आती है, जिसमें लोग अब आएंगे, व्यापार करेंगे, कुछ नए नए चीज़ें होंगी। 11 to 14 सेंचुरी के बीच द लेट मिडल एज आता है। और 15th सेंचुरी और अभी तक मॉडर्न एज चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, ठीक है। 15वीं शताब्दी से
अभी तक का युग मॉडर्न युग के डिवीज़न में आता है। बाद में क्या होगा, रिसेंटली हिस्टोरियन हैज़ क्वेश्चन दिस डिवीज़न, बाद में हिस्टोरियन जो इतिहासकार होंगे वो इसी डिवीज़न पर प्रश्न उठाएंगे, सवाल करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। क्लियर है? तो हिस्टोरियन का ये एक व्यू पॉइंट था। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक होगा साइंस एंड फिलॉसफी द अरब कंट्रीब्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखो विज्ञान और फिलॉसफी का क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से अरब का क्या कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इन द 14th century many scholars began to read translated work of Greek writer like Plato। प्लेटो आपको पता है ग्रीक राइटर थे। ठीक है, अब 14th सेंचुरी में क्या होगा, कई सारे स्कॉलर जो होंगे वो ग्रीक वर्क को ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से क्या क्या काम किया गया है। ठीक है, जैसे प्लेटो। क्लियर है? वाइल सम यूरोपियन स्कॉलर्स रीड ग्रीक इन अरेबिक ट्रांसलेशन, द ग्रीक ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर्स फॉर फर्दर ट्रांसमिशन टू अदर यूरोपियन। कहने का क्या मतलब है, अब इसी तरीके से जो शब्द हैं, जो भाषाएं होंगी वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे। कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स ग्रीक पढ़ेंगे, ठीक है, अरेबिक ट्रांसलेशन में। कुछ ग्रीक जो होंगे अपने जो अरेबिक और पर्शियन होगा उसे ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरीके से आगे ट्रांसमिशन और भी यूरोप में चलता रहेगा और भी यूरोप में फैलता रहेगा। These work on the natural science, mathematical, astronomy, medical and chemistry, botany, algastes। ठीक है, ये कहाँ काम शुरू होंगे, नेचुरल साइंस में होंगे, मैथमेटिकल में होगा, एस्ट्रोनॉमी में होगा, मेडिकल साइंस में होगा, केमिस्ट्री, इस तरीके के बाकी सब साइंस हम पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पे रिसर्च होगा। आपने पिछले यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज़म में आपने पढ़ा है किस तरीके से लोग पढ़ाई लिखाई पे अब ध्यान देंगे, धीरे धीरे उनका इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरिज द अरेबिक डेफिनेट आर्टिकल AL विच ब्रिंग आउट अरबिक कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, एक सिम्बलाइज करने के लिए एक आर्टिकल AL दिया गया है। AL से सारा डिनोट होता है अरबिक कनेक्शन। जहाँ भी AL आ गया उस तरीके से अरबिक कनेक्शन से उसका ताल्लुकात जोड़ लेते हैं। ये कुछ छोटे छोटे वर्ड बनाते हैं जिससे वो ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी देश की भाषा और अरब का क्या कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे आप देखोगे यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ शुरू करते हैं। अमंग द मुस्लिम राइटर वो वर रिगार्डिंग एज मैन ऑफ विजडम इन द इटालियन वर्ल्ड वर इब्न सीना, एविसीना इन लैटिन 9080 to 1037। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब मुसलमान जो मुस्लिम राइटर्स थे उनको मैन ऑफ विजडम, बुद्धिमान माना जाता था, इंसानों में बुद्धिमान माना जाता था इटली वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पे इब्न सीना नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको एविसीना बोला जाता था। ठीक है, एविसीना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सीना लिखा है और लास्ट में देखो सीना है, तो इससे क्या इनका कनेक्शन जोड़ दिया गया। ठीक है, कि एविसीना जो कि एक लैटिन भाषा है वो इटली के जो हैं इब्न सीना से कनेक्टेड हैं। समझना, इटली के इब्न सीना जो लैटिन वर्ड में एविसीना लिखा जाता है क्योंकि लास्ट में इनके भी सीना है और यहाँ भी सीना है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। इसी तरीके से अरब का कंट्रीब्यूशन जोड़ा गया। ठीक है, ये इनका लाइफ टेन्योर है। एन अरब फिजिशियन एंड फिलोसफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया एट अल राजीज ऑथर ऑफ अ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। अब यहाँ पे भी एक फ़िलोसफर हैं, एक फिजिशियन है, कौन, एशिया के अल राजी, इनको भी एक राजी नाम से डिनोट किया गया। तो इनका कनेक्शन कहाँ बैठा, राजी यहाँ पे भी है, राजी यहाँ पे भी, तो इस तरीके से इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इब्न रुशीद अवेरेशी इन लैटिन 1126 to 1198 एन अरब फिलोसफर ऑफ स्पेन। अब स्पेन के फिलोसफर हैं इब्न रुशीद, इनको भी अवेरेश नाम से लैटिन वर्ड है, इससे कनेक्ट किया गया। ठीक है, इस तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो कनेक्टिविटी के कारण कहीं ना कहीं अरब के कंट्रीब्यूशन में हिस्सा बने। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट स्लोली बिगन टू इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स नॉट जस्ट इन इटली बट इन अदर यूरोपियन कंट्री एज वेल। कहने का क्या मतलब है, जो ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट, अब जो ह्यूमनिज्म मानवतावाद की जो चीज़ें आपको सामने आ रही हैं वो धीरे धीरे कहाँ पर स्कूल में इंट्रोड्यूस होना शुरू होंगी। ठीक है, और ना ही सिर्फ इटली शहर में बल्कि यूरोप के अन्य और शहरों में, अन्य और देशों में भी इसका प्रचार और प्रसार बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, आगे इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे एक और टॉपिक की,
आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, यानी कि अब लोग पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला भी करेंगे। और एक चित्रकला के साथ ये लोग क्या करते हैं कि देखो, जब आप चित्रकला करते हो, जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो, जब आप कोई चीज़ बनाते हो, तो आपके पास क्रिएटिव चीज़ें आती हैं, आप सोचते हो, विचार करने पे वास्तविकता देखते हो। तो वही है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, ठीक है, चित्रकला और वास्तविकता, ये टॉपिक की हेडिंग है। इसको समझते हैं ज़रा। फॉर्मल एजुकेशन वॉज नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप द माइंड ऑफ देयर एजेस। कहने का क्या मतलब है, सिर्फ शिक्षा ले लेने से फॉर्मल एजुकेशन ही वो रास्ता नहीं है जिसकी जगह ह्यूमनिस्ट जो है ना, मानवतावाद, जो इंसानियत है, वो अपना शेप लेगी किसी के दिमाग में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड बुक वर वंडरफुली इफेक्टिव इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडिया। इनका मानना था कि कला, आर्किटेक्चर मतलब कोई चीज़ नई बनाना, ठीक है, नई चीज़ों का खोज करना, नई चीज़ों की स्थापना करना, नई चीज़ बनाना, बुक्स, ये सब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ह्यूमनिस्ट आइडिया को स्प्रेड करने में, ह्यूमनिस्ट आइडिया को फैलाने में लोगों तक, ठीक है। आर्टिस्ट वर इंस्पायर बाय स्टडिंग वर्क ऑफ पास्ट। पुराने ज़माने के काम देखकर आर्टिस्ट जो है इंस्पायर होते थे। जैसे आपने मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ी होगी, इसी के चैप्टर 2 में है, उसमें आपने क्या पढ़ा कि कई सारी मूर्तियाँ बनी, उस ज़माने में मूर्तियाँ बनती थी, तो पास्ट के वर्क को देख के आर्टिस्ट इंस्पायर होते थे, ठीक है। 1000 years after the fall of Roman Empire, Rome, fragment of arts were discovered in the ruin of ancient Rome and other deserted cities। कहने का मतलब क्या है, हज़ारों साल बाद जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ, उसके बाद भी कई सारे अवशेष वहाँ पे मिले, कई सारे आर्ट पेंटिंग मिली, कोई सारे जो भी बर्बाद हो गए थे वहाँ के राज्य, उनमें अभी भी कुछ डेजर्ट एरिया में ऐसे सिटीज़ मिले, मतलब कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली जिन्होंने प्रेरित किया आर्टिस्ट को, ठीक है, जिन्होंने इंस्पायर किया। फिगर ऑफ परफेक्टली प्रोपोर्शनल मैंस एंड वुमेंस स्कल्पचर सो मैनी सेंचुरीज अगो मेड इटालियन स्कल्पचर वांट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन। कहने का क्या मतलब है कि कई सारे, जैसे मैंने कहा कि कई सारे इंसान, मैंस और वुमेंस के स्कल्पटेड मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, उस तरीके की मूर्तियाँ मिली, ठीक है, जो बहुत ही सदियों सेंचुरी अगो थी, ठीक है। और बहुत सारे इटालियन मूर्तियाँ कंटिन्यू इस ट्रेडिशन को करना चाहती थी और आगे तक लेके जाना चाहती थी इटालियन सिटी में, ठीक है। तो आर्टिस्ट आप देखोगे कि अब इमर्ज होंगे, ठीक है, पुरानी चीज़ें देख कर वो अपने नए चीज़ों को अपने जीवन में, प्रेजेंट टाइम में लाएंगे, पास्ट को देख के प्रेजेंट में वो चीज़ें फॉलो करेंगे। आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प बाय द वर्क ऑफ साइंटिस्ट। आर्टिस्ट जब एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो उनका ऐसा मानना था कि हमारा जो साइंटिस्ट, इनको एक बात मैं आपको इस लाइन के मतलब से बता देना चाहता हूँ कि उस समय लोग क्या सोचते थे, आर्ट और साइंस को कनेक्ट करके समझते थे। वो ये समझते थे कि आर्ट और साइंस का आपस में कोई ना कोई ताल्लुकात है, कोई ना कोई लेना देना है, ठीक है, क्योंकि आर्ट से क्या होता है, एक वास्तविकता जन्म लेती है, और वास्तविकता जब आपके पास दिमाग में आएगी तब आप नई चीज़ें खोजने का प्रयास करोगे, और साइंस वही तो करती है, नई चीज़ें खोजती है, प्रश्न करती है, ठीक है, लॉजिक ढूंढती है। तो कहीं ना कहीं आर्ट और साइंस का इसके मतलब से बताना चाह रहे हैं कि आर्टिस्ट जो थे वो एक्यूरेट इसलिए हो पाते थे क्योंकि उनका जो है साइंस का वर्क कहीं ना कहीं उसे लिंक करता था, जोड़ के रखता था। एंड्रेस वेसालियस 1514 to 1564, a Belgian and a professor of medical medicines at the University of Padua, was the first to discuss of human body। अब क्या होता है कि ये एंड्रयू वेसेलियस है, ठीक है, इनकी ये टेन्योर है, लाइफ टेन्योर, बेल्जियन, और एक प्रोफेसर हैं ये मेडिकल मेडिसिन में, मेडिकल लाइन में। कहाँ के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेडाऊ। इन्होंने पहली बार ह्यूमन बॉडी को चीरफाड़, डिसेट यानी कि चीरफाड़, जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, वो करके देखा और पता किया कि किस तरीके से इंसानी शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से क्या चीज़ें ये और पेंटिंग आर्ट करके बना सकते हैं। तभी ना आज आर्टिस्ट लोग इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस ने क्या मदद की है, साइंस ने मदद की है ह्यूमन बॉडी को फाइंड आउट करने में कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी इंटीरियर तक क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आर्ट जो है वही चीज़ हेल्प करती है साइंस को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पेंटर डिड नॉट older work to use as a model but they like sculpture painting as a realism as possible।
अब क्या करते थे कि पेंटर जो है पुराने वर्क को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे एज आ मॉडर्न इस्तेमाल करने के लिए, एज आ मॉडल इस्तेमाल करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी कोई कार्य करना हो तो पुराने कार्य, जैसे मान लीजिए रोमन एम्पायर है, उसमें कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, तो उस मूर्तियों को ना देख कर ना यूज़ करते हुए वो नया कुछ बनाने की चाह रखते थे, ठीक है। आगे आप देखोगे कई ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने नई चीज़ें बनाई, बट दे लाइक स्कल्पचर पेंटिंग एज रियलिज्म एंड पॉसिबल। वो रियलिस्टिक बनाना चाहते थे, वो पूरा मतलब ऐसा करना चाहते थे कि इंसान अगर है तो इंसान को पूरा उतार दें, ठीक है, अपनी कलाओं में। वो उसे रियल बनाना चाहते थे, पूरा रियलिटी पे बेस्ड करना चाहते थे, ठीक है। दे फाउंड दैट अ नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री हेल्प दैम अंडरस्टूड पर्सपेक्टिव एंड बाय नथिंग बट चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइट देयर पिक्चर एक्वायर 3 डायमेंशन क्वालिटी। अब देखो क्या कहने का मतलब है, भारी लाइनें लेकिन समझाते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ये समझने की कोशिश की ज्योमेट्री जो है हेल्प करती है उन्हें, ज्योमेट्री जो होगी उन्हें हेल्प करेगी नए नए 3 डायमेंशन शेप बनाने के लिए, 3 डायमेंशन। और उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया, लाइट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइट का सहारा लिया अपने पिक्चर में 3 डायमेंशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उन्होंने ये सोचा, आर्टिस्ट ने ये सोचा कि जब हमें ज्योमेट्री की नॉलेज होगी, शेप्स की नॉलेज होगी, आयात जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है, वर्ग और सर्कल, इस तरीके की नॉलेज होगी ज्योमेट्री की, तो वो अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अच्छे स्कल्पचर बना सकते हैं, अच्छे पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। और लाइट का इस्तेमाल उन्होंने किया पिक्चर को 3 डायमेंशन क्वालिटी देने के लिए, ठीक है। थस एटोनॉमी जो ज्योमेट्री फिजिक्स एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट वाज ब्यूटीफुल गेव अ न्यू क्वालिटी टू इटालियन आर्ट्स which was to be called realism, which continued till the 19th century. एनाटॉमी, बायोलॉजी, ज्योमेट्री, फिजिक्स और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली जिसने एक सेंस दिया कि क्या सुंदर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको सुंदरता दिखानी है तो आपको साइंस में भी ढलना होगा, आपको ज्योमेट्री को भी सीखना होगा, आपको बायोलॉजिकल भी बनना पड़ेगा, तब जाके आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ सुंदर आपको दिखेगी। इसको नया इटालियन सिटी में एक नया आर्ट मिला, ठीक है, जो कि आगे रियलिज्म के नाम से जाना जाएगा, वास्तविकता के नाम से जाना जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी किसी भी चीज़ की पेंटिंग बना देता था, बट वास्तविकता क्या है, क्या इंसान सच में वैसा है, क्या इंसान, जैसे मान लीजिए पहले की क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। जैसे लोग अगर पेंटिंग बना रहे हैं, लोग अगर कोई मूर्ति बना रहे हैं तो किसी भी तरीके की बस 2 हाथ बना दिए, 2 पैर बना दिए, एक मुंह बना दिया, अब मुंह में जो है नाक और आंखें चिपटी सी हैं, तो वास्तविकता नहीं झलकती थी। लेकिन अब जो है, अब रियलिज्म के ऊपर काम होगा, रियलिस्टिक में काम होगा, ठीक है। लोग ये सोचेंगे कि जो जैसे इंसान है वैसा ही उतार दूँ किसमें, एक मूर्ति में, ठीक है। तो इस तरीके से रियलिज्म पे काम होगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा आर्किटेक्ट। इसमें क्या है, द सिटी ऑफ रोम रिवाइव इन अ स्पेक्टेकुलर वे इन द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में सिटी और रोम वापस एक बार रिवाइव होगा, एक बार इसका पुनर्जागरण होगा, ठीक है, 15वीं शताब्दी में। फ्रॉम 1417 द पोप वर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे पोप भी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है। पहले पोप्स में लड़ाई हुई, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि कोलैबोरेशन कर लेते हैं, फिर 1417 में पोप पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर बने। They actively encouraged the study of Rome history. The ruins in Rome were carefully excavated by archaeologists. अब पोप्स ने क्या किया कि इन्होंने इनकरेज किया किसकी, रोम की स्टडी करने के लिए, रोम का इतिहास जानने के लिए, ठीक है। जो रोम बर्बाद हो गया था उसे केयरफुली एक्सकेवेट किया गया, खुदाई की गई, पहचान की गई, किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो इतिहास की स्टडी करता है, ठीक है। दिस इंस्पायर अ न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्ट विच वाज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ द इम्पीरियल रोमन स्टाइल नाउ कॉल्ड क्लासिकल, ठीक है। इसने इंस्पायर किया एक नए युग की एक तरीके से शुरुआत की, जो कि नई नई चीज़ें बनाना, ठीक है। और ये एक्चुअल में रोमन स्टाइल को एक बार फिर से जन्म देता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें जब खोजबीन होंगी रोमन एम्पायर में से, रोमन साम्राज्य में से खोज की जाएगी, तो नए नए तरीके मिलेंगे और इसी नए स्टाइल को, न्यू रोमन स्टाइल को क्लासिकल नाम दिया जाएगा। पोप्स, वेल्थी मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स एम्प्लॉयज आर्किटेक्ट वो वर फेमिलियर विद क्लासिकल आर्किटेक्ट। अब जब पोप, अमीर वर्ग के बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और एरिस्टोक्रेट,
ये क्या करेंगे, आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय करेंगे। क्या चीज़, जब उनको क्लासिक आर्किटेक्चर मतलब जो रोम साम्राज्य का जिस तरीके से विस्तार होगा आगे चल के, वैसे जो भी डिज़ाइन बनते थे, जो भी कलाकृतियाँ बनती थी, उसको क्लासिकल आर्किटेक्चर नाम दिया जाता था। और बाद में इसी क्लासिक आर्किटेक्चर को पोप, वेल्थी मर्चेंट्स और अरिस्टोक्रेट एम्प्लॉयज करेंगे, ठीक है, आर्किटेक्ट के रूप में, ठीक है। सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली एज पेंटर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट। कुछ इंडिविजुअल जो हैं अपने आप को स्किल्ड करेंगे, ठीक है, पेंटर के तौर पे, मूर्तिकार के तौर पे और एक आर्किटेक्ट के तौर पे, ठीक है। द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल इज मैकलेंगो ब्रूनेटियो 1475 to 1564, immortalized by the ceiling he painted for the Pope in the Sistine Chapels, the sculpture called the Pieta, and his design of the dome of St. Peter Church, all in Rome। कहने का क्या मतलब है, इसके दो एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं किस तरीके से रियलिज्म को दर्शाया गया। एक फेमस इम्प्रेसिव एग्जाम्पल है किसका, माइकलैंजेलो ब्रूनेटियो का। इन्होंने क्या किया था, आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट की एक पिक्चर आती है जिसमें क्या होता है, वो एक मैरी नाम के एक हिरन और एक छोटे से हिरन को लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उसकी पेंटिंग किसने बनाई थी, इन्होंने बनाई, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और है जिसमें क्या किया गया था, एक पेंटिंग बनाई गई थी पोप सिस्टाइन चैपल, एक तरीके का ये चर्च होता था, ठीक है, जहाँ पर पोप्स लोग, ठीक है, वहाँ पे स्कल्पचर उनके बनाए गए थे जिसका नाम था पीटा, ठीक है। वो एक डोम टाइप का था, ठीक है, पीटर सेंट चर्च ऑल इन रोम में ही अभी भी ये बसा हुआ। ध्यान रखो, रोम की सारी बातें वापस से आएंगी, रोम रिवाइव होगा एक बार, ठीक है। तो ये तो था हमारा आर्किटेक्ट। हमने क्या क्या कवर कर लिया है एक बार देख लेते हैं। हमने आज कवर किया था ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, फिर कवर किया साइंस एंड फिलोसफी द अरब कंट्रीब्यूशन, फिर हमने कवर किया आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, और हमने लास्ट किया आर्किटेक्ट। आगे हम पढ़ेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।